कल्पना कीजिए भारत के किसी छोटे से बस डिपो की, जहां रोज सुबह एक कंडक्टर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर टिकट मशीन उठाता है, भीड़ भाड़ वाली बस में खड़ा होकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। वही कंडक्टर सीमित सैलरी, सीमित सपने और सीमित साधनों के साथ अपने परिवार का पेट पालता है। इसी साधारण सी दुनिया में जन्म लेता है एक लड़का, जिसके सपने इस बस रूट से कहीं आगे जाते हैं। यही कहानी है एक्टर यश की। लेकिन ये सिर्फ एक इंस्पायरिंग बायोग्राफी नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा के बदलते पावर स्ट्रक्चर को समझने की एक गहरी केस स्टडी है। आज जब हम यश को एक पैन इंडियन सुपरस्टार के रूप में देखते हैं, तब ये भूलना आसान हो जाता है कि उनका सफर किसी फिल्मी फेरी टेल से कम नहीं था। लेकिन इस कहानी में लक नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ऑडियंस साइकोलॉजी और लगातार लिए गए हाई रिस्क डिसीजन छिपे हुए हैं। एक कंडक्टर के बेटे से लेकर ग्लोबल सिनेमा के मैप पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने तक का ये सफर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हर एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। यश का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहां लाइफ का मतलब था स्टेबिलिटी, सिक्योर जॉब और लिमिटेड एम्बिशन। उनके पिता एक बस कंडक्टर थे, जिनकी इनकम इतनी थी कि घर चलता रहे, लेकिन सपनों को पंख देने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं थे। ऐसे माहौल में एक्टिंग जैसे अनसर्टेन प्रोफेशन के बारे में सोचना भी कई लोगों को गैर जिम्मेदाराना लगता है। लेकिन यहीं से यश की कहानी को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि अपने सपनों को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में बदला। इंडियन सिनेमा में अक्सर रैग्स टू रिचेस नैरेटिव रोमांटिसाइज कर दिया जाता है, लेकिन यश का सफर हमें ये सिखाता है कि स्टारडम कोई अचानक मिलने वाला गिफ्ट नहीं होता। ये एक सिस्मेटिक प्रोसेस है, जिसमें सही टाइम पर सही रोल चुनना, सही लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना और सबसे जरूरी ऑडियंस को समझना शामिल है। यश ने बहुत शुरुआती स्टेज पर यह समझ लिया था कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, बल्कि मास अपील और कल्चरल कनेक्ट भी उतना ही जरूरी है। उनके शुरुआती साल संघर्ष से भरे हुए थे। थिएटर और टेलीविजन में काम करते हुए उन्होंने एक्टिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट सीखे, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने सीखा कि कैमरे के सामने ऑडियंस क्या देखना चाहती है। ये फेज उनके करियर का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर यश एक एक्टर से ज्यादा एक स्टूडेंट ऑफ सिनेमा बने। उन्होंने देखा कि कौन से कैरेक्टर लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं और कौन से सिर्फ स्क्रिप्ट तक सीमित रह जाते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि यश का सफर सिर्फ पर्सनल सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये कन्नड़ सिनेमा के इवोल्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। एक समय था जब रीजनल सिनेमा को नेशनल लेवल पर सीमित ऑडियंस मिलती थी, लेकिन यश जैसे एक्टर्स ने इस परसेप्शन को चैलेंज किया। उन्होंने ये साबित किया कि अगर कंटेंट स्ट्रांग हो, प्रेजेंटेशन पावरफुल हो और मार्केटिंग स्मार्ट हो, तो लैंग्वेज बैरियर मायने नहीं रखता। इस टॉपिक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यश की जर्नी एक इंडिविजुअल की सक्सेस स्टोरी से आगे जाकर एक इंडस्ट्री केस स्टडी बन जाती है। केजीएफ से पहले भी उन्होंने अपनी रीजनल ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाया था। ये ट्रस्ट अचानक नहीं बना, बल्कि सालों की कंसिस्टेंसी, ग्राउंड कनेक्शन और ऑथेंटिसिटी का रिजल्ट था। यही वजह है कि जब उन्होंने बड़ा रिस्क लिया, तो ऑडियंस ने भी उन पर भरोसा किया। आज के डिजिटल और पैन इंडियन एरा में, जहां हर हफ्ते नए चेहरे और नए प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं, यश की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है। उन्होंने कभी खुद को सिर्फ एक एक्टर के रूप में प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि एक आइडिया, एक पर्सनैलिटी और एक मूवमेंट के रूप में स्थापित किया। यही कारण है कि उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ कर्नाटक में नहीं, बल्कि पूरे भारत और अब इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है। इस वीडियो में हम यश की जर्नी को सिर्फ इमोशनल एंगल से नहीं, बल्कि एक एनालिटिकल लेंस से देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक कंडक्टर का बेटा इंडियन सिनेमा की पावर डायनामिक्स को बदल देता है। ये कहानी है ह्यूमिलिटी से स्टारडम तक की, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहानी है विजन, पेशेंस और उस साहस की, जो किसी को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। ये सिर्फ यश की कहानी नहीं है, ये उस इंडिया की कहानी है जो अब बड़े सपने देखने से डरता नहीं। पार्ट 1 में हमने यश के बैकग्राउंड और उस माहौल को समझा जहां से उनकी जर्नी शुरू हुई। अब पार्ट 2 में ये समझना जरूरी है कि सिर्फ संघर्ष किसी को सुपरस्टार नहीं बनाता। असली गेम शुरू होता है सही डिसीजन, सही टाइमिंग और सिस्टम को समझने से। यश की असली ताकत यही दिखाई देती है, जहां वह एक सपने देखने वाले लड़के से एक स्ट्रैटेजिक माइंड में बदलते हैं। जब यश ने थिएटर और टेलीविजन में काम शुरू किया, तब वो ये बहुत जल्दी समझ गए थे कि ये प्लेटफॉर्म
सिर्फ पैसे कमाने या पहचान बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। थिएटर ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया, बॉडी लैंग्वेज समझाई और सबसे जरूरी, ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस दिया। टेलीविजन ने उन्हें कैमरे की भाषा सिखाई, क्लोजअप्स का इंपैक्ट और इमोशनल एक्सप्रेशन की बारीकियां समझाई। ये सब आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की नींव बनता है। यश का पहला बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन यही था कि उन्होंने जल्दीबाजी नहीं की। कई एक्टर्स जल्द से जल्द लीड रोल पाने की दौड़ में खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन यश ने रोल के साइज से ज्यादा रोल के इंपैक्ट पर फोकस किया। वो ऐसे कैरेक्टर्स चुनते गए जिनमें ग्रोथ थी, लेयर्स थी और परफॉर्मेंस का स्कोप था। इससे उन्हें इंडस्ट्री के अंदर एक सीरियस एक्टर की पहचान मिलने लगी, न कि सिर्फ एक हैंडसम फेस की। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यश ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि कन्नड़ ऑडियंस क्या चाहती है। वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि ऑडियंस के इमोशनल पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोकल कल्चर, रफ टफ हीरो इमेज और अंडरडॉग नैरेटिव कन्नड़ सिनेमा में गहराई से काम करता है। इसी समझ के कारण उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी को ग्राउंडेड लेकिन पावरफुल बनाया। उनकी फिल्मों में दिखने वाला स्वैग अचानक पैदा नहीं हुआ, ये एक कैलकुलेटेड इवोल्यूशन था। शुरुआत में वो सिंपल, रिलेटेबल किरदार निभाते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस, एग्रेशन और डोमिनेंस ऐड करते हैं। ये ऑडियंस के साथ एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाता है। लोग खुद को उस कैरेक्टर के साथ ग्रो करते हुए देखते हैं। यही वजह है कि यश का फैन बेस सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, बल्कि इमोशनली इन्वेस्टेड भी हो गया। इंडस्ट्री सिस्टम को समझना यश की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ थी। उन्होंने ये देखा कि सिर्फ एक्टर होना काफी नहीं है, बल्कि फिल्म मेकिंग एक पूरा इकोसिस्टम है। डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और मार्केटिंग सब मिलकर एक स्टार बनाते हैं। यही कारण है कि वो अपने कोलैबोरेशंस को लेकर बेहद सेलेक्टिव रहे। उन्होंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिनकी विजन क्लियर थी और जो सिर्फ कमर्शियल सक्सेस नहीं, बल्कि इम्पैक्ट बनाना चाहते थे। यश की जर्नी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो खुद को सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री तक सीमित रखने के बजाय पैन इंडियन पोटेंशियल के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये सोच केजीएफ से पहले ही उनके माइंड में थी। उन्होंने ये नोटिस किया कि साउथ इंडियन सिनेमा में स्केल, इमोशन और स्टोरी टेलिंग की वो ताकत है जो नेशनल लेवल पर काम कर सकती है। बस उसे सही पैकेजिंग की जरूरत है। यहाँ पर यश का ऑडियंस एनालिसिस बेहद शार्प हो जाता है। वो देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ ऑडियंस के टेस्ट में फर्क है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर भी है, और वो है पावरफुल नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हीरो आर्क। इसी समझ ने उन्हें बड़े कैनवस की फिल्मों की ओर धकेला, लेकिन ये एक रिस्की मूव था, क्योंकि उस समय पैन इंडियन फिल्मों का कॉन्सेप्ट इतना नॉर्मल नहीं था। यश ने इस रिस्क को इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने पहले अपनी रीजनल बेस को मजबूत कर लिया था। ये एक क्लासिक बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसी है। पहले कोर मार्केट में डोमिनेंस बनाओ, फिर एक्सपेंशन की तरफ जाओ। कन्नड़ ऑडियंस उनके साथ खड़ी थी और यही सपोर्ट आगे चलकर उनके बड़े एक्सपेरिमेंट्स की ढाल बनती है। उनकी पर्सनल ब्रांडिंग भी इसी दौरान शेप लेती है। यश रियल लाइफ में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। वो बार बार अपने पिता और अपने साधारण बैकग्राउंड का जिक्र करते हैं, जिससे उनकी इमेज और ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। ये कोई पीआर स्टंट नहीं, बल्कि एक नैरेटिव कंसिस्टेंसी थी। ऑडियंस को लगा कि ये स्टार बनने के बाद बदला नहीं है, बल्कि वही इंसान है, बस अब बड़े प्लेटफॉर्म पर है। इस पूरे फेज में यश का सबसे बड़ा हथियार था पेशेंस। उन्होंने न तो अचानक सुपरस्टार बनने की कोशिश की और न ही शॉर्टकट अपनाए। हर फिल्म, हर रोल, हर पब्लिक अपीयरेंस एक बड़े प्लान का हिस्सा लगने लगा। यही वजह है कि जब केजीएफ जैसा प्रोजेक्ट सामने आया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं था, बल्कि सालों की तैयारी का रिजल्ट था। पार्ट 2 हमें यह सिखाता है कि यश की सक्सेस कोई मैजिक नहीं थी। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस था जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग और करियर प्लानिंग शामिल थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये सारी स्ट्रैटेजी कैसे केजीएफ नाम के एक विस्फोट में बदल जाती है, जिसने इंडियन सिनेमा की दिशा ही बदल दी। पार्ट 2 तक हमने ये समझ लिया था कि यश की जर्नी इमोशन से ज्यादा कैलकुलेशन पर आधारित थी। अब पार्ट 3 में हम उस मोमेंट पर पहुंचते हैं जहां सारी तैयारी, सारी स्ट्रैटेजी और सारे रिस्क एक ही पॉइंट पर आकर टकराते हैं। केजीएफ ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि इंडियन सिनेमा के पावर स्ट्रक्चर में आया एक बड़ा शिफ्ट था।
जब केजीएफ रिलीज हुई तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक कन्नड़ फिल्म पूरे देश में ऐसा इंपैक्ट डालेगी। ये वो समय था जब पैन इंडियन फिल्मों का कॉन्सेप्ट अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर था, लेकिन केजीएफ ने साबित कर दिया कि अगर स्टोरी यूनिवर्सल हो, कैरेक्टर आइकॉनिक हो और प्रेजेंटेशन ग्रैंड हो तो लैंग्वेज बैरियर सिर्फ एक मिथ है। यहाँ पर यश का हीरो आर्क एक माइथिकल फिगर में बदल जाता है। केजीएफ का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये था कि उसने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ही बदल दी। लोग अब सिर्फ अच्छी कहानी नहीं बल्कि स्केल, इंटेंसिटी और विजुअल पावर भी चाहने लगे। यश का किरदार रॉकी एक अंडरडॉग से एक डोमिनेंट फोर्स में बदलता है और यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑडियंस को सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है। ये वही अंडरडॉग नैरेटिव था जो यश की रियल लाइफ जर्नी से भी मैच करता था। इस सक्सेस का डायरेक्ट कंसीक्वेंस ये हुआ कि यश अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे बल्कि एक ब्रांड बन गए। उनकी फिल्मों की अनाउंसमेंट ही एक इवेंट बनने लगी। इंडस्ट्री में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, लेकिन उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल जल्दबाजी में नहीं किया। केजीएफ के बाद उन्होंने तुरंत कई फिल्में साइन नहीं की बल्कि लॉन्ग गैप लिया। ये डिसीजन बहुत लोगों को अजीब लगा, लेकिन ये उनकी सबसे इंटेलिजेंट मूव्स में से एक थी। इस गैप का एक बड़ा कारण था टाइपकास्टिंग का डर। यश जानते थे कि अगर वो लगातार उसी तरह के रफ टफ मास हीरो रोल्स करते रहे तो उनका ग्रोथ कर्व फ्लैट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद को रीइन्वेंट करने के लिए टाइम लिया। ये वही स्टेज है जहां कई सुपरस्टार फंस जाते हैं, लेकिन यश ने इस फेज को एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह इस्तेमाल किया। केजीएफ की सक्सेस ने पूरे इंडियन सिनेमा इकोसिस्टम पर असर डाला। रीजनल सिनेमा को अब सेकेंडरी टियर नहीं माना जाने लगा। प्रोड्यूसर्स ने बड़े बजट, बड़े विजन और यूनिवर्स बिल्डिंग पर भरोसा करना शुरू किया। ये एक तरह से डोमिनो इफेक्ट था, जहां यश की एक फिल्म ने इंडस्ट्री की सोच बदल दी। यश की पर्सनल ग्रोथ भी इसी दौरान साफ दिखाई देती है। वो अब सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में उनकी दिलचस्पी बढ़ी। ये शिफ्ट दिखाता है कि वो अपने करियर को सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं बल्कि एक सिनेमा आर्किटेक्ट की तरह देख रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की। केजीएफ के बाद यश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। ऑडियंस अब हर प्रोजेक्ट से केजीएफ से भी बड़ा एक्सपीरियंस चाहती है। यही वजह है कि उनका अगला प्रोजेक्ट टॉक्सिक इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है। ये फिल्म सिर्फ एक और मास एंटरटेनर नहीं बल्कि यश की इमेज को नए डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश मानी जा रही है। टॉक्सिक को लेकर जो स्ट्रैटेजिक साइलेंस रखा गया है वो भी एक मार्केटिंग टूल है। कम जानकारी, ज्यादा क्यूरियोसिटी। ये दिखाता है कि यश अब सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि नैरेटिव कंट्रोल से भी खेलना जानते हैं। वो जानते हैं कि आज के डिजिटल एरा में हाइप खुद ब खुद नहीं बनती बल्कि उसे सही तरीके से कल्टीवेट करना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी यश की पोजीशनिंग शुरू हो चुकी है। केजीएफ की ग्लोबल रीच ने यह प्रूव कर दिया कि इंडियन एक्टर्स सिर्फ लोकल हीरो नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अपील कर सकते हैं। अगर यश सही स्क्रिप्ट और सही प्लेटफॉर्म चुनते हैं तो वो आने वाले सालों में ग्लोबल सिनेमा का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इस सक्सेस के साथ प्रेशर भी आता है। हर मूव अब माइक्रोस्कोप के नीचे होता है। हर डिसीजन पर सवाल उठते हैं। यही वो पॉइंट है जहां यश की सबसे बड़ी क्वालिटी फिर से सामने आती है, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन। वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। पार्ट 3 हमें यह दिखाता है कि केजीएफ के बाद यश का सफर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब ये सिर्फ सक्सेस पाने की बात नहीं है बल्कि उसे मेंटेन करने और उससे आगे जाने की चुनौती है। अगले और आखिरी पार्ट में हम इस पूरी जर्नी को समेटेंगे और समझेंगे कि यश इंडियन सिनेमा के लिए क्या लीगेसी छोड़ सकते हैं और क्यों उनकी कहानी आने वाले दशकों तक याद रखी जाएगी। पार्ट 4 में हम यश की पूरी जर्नी को एक बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक कंडक्टर का बेटा सुपरस्टार कैसे बना बल्कि ये है कि वो सुपरस्टार बनकर भी रिलेवेंट कैसे रहा। यश की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्टारडम कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। अगर हम शुरुआत से अंत तक देखें तो यश की जर्नी 3 क्लियर फेज में बंटी हुई दिखती है। पहला फेज है सर्वाइवल और लर्निंग का, जहां वो थिएटर और टेलीविजन के जरिए खुद को तैयार करते हैं। दूसरा फेज है स्ट्रैटेजिक बिल्डअप का, जहां वो कन्नड़ सिनेमा में अपनी मजबूत पकड़ बनाते हैं। और तीसरा फेज है डोमिनेंस और रीइन्वेंशन का,
जहां केजीएफ के बाद वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के पावर सेंटर बन जाते हैं। यश की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उन्होंने कभी अपने बैकग्राउंड को छुपाने की कोशिश नहीं की। एक बस कंडक्टर का बेटा होना उनके लिए कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन गया। ये नैरेटिव ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है क्योंकि भारत में करोड़ों लोग खुद को इस कहानी में देख पाते हैं। यश एक फैंटेसी हीरो नहीं बल्कि एक अचीवेबल ड्रीम बन जाते हैं। यही कारण है कि उनकी सक्सेस इंस्पायरिंग लगती है, इंटिमिडेटिंग नहीं। एनालिसिस के लेवल पर देखें तो यश ने 3 चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया: आर्ट, मास अपील और बिजनेस। उन्होंने एक्टिंग को सिर्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह भी समझा। कौन सा कैरेक्टर बिकेगा, क्यों बिकेगा और कब बिकेगा, ये समझना उनकी प्लानिंग का हिस्सा रहा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि कंटेंट खोखला ना हो बल्कि उसमें इमोशनल वेट बना रहे। केजीएफ के बाद लिया गया ब्रेक इस बात का सबसे बड़ा एविडेंस है कि यश भीड़ से अलग क्यों है। जहां ज्यादातर एक्टर्स सक्सेस के बाद एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहीं यश ने खुद को लिमिट किया। यह रिस्की था क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन छोटा होता है, लेकिन यह कदम उनकी लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू को और मजबूत करता है। इससे यह मैसेज गया कि यश क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में भरोसा करते हैं। अब अगर हम टॉक्सिक की बात करें तो ये फिल्म यश के करियर का अगला लिटमस टेस्ट बनने वाली है। ये सिर्फ एक नई फिल्म नहीं बल्कि ये दिखाने का मौका है कि वो केजीएफ के शैडो से बाहर निकलकर क्या नया ऑफर कर सकते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट काम करता है तो यश खुद को एक ऐसे स्टार के रूप में स्थापित कर देंगे जो हर जॉनर में खुद को ढाल सकता है। लीगेसी के लिहाज से देखें तो यश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने कन्नड़ सिनेमा को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दी। उन्होंने ये साबित किया कि सिनेमा की भाषा यूनिवर्सल होती है अगर स्टोरी और प्रेजेंटेशन ईमानदार हो। आने वाले सालों में जब लोग पैन इंडियन सिनेमा की बात करेंगे तो यश का नाम एक पायनियर के रूप में लिया जाएगा। यश की कहानी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखता है। ये हमें सिखाती है कि ह्यूमिलिटी और एम्बिशन एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। यश ने दिखाया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अंत में सवाल यह नहीं है कि यश कितनी बड़ी फिल्म करेंगे या कितने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। असली सवाल यह है कि वो इंडियन सिनेमा को किस दिशा में ले जाएंगे। क्या वो सिर्फ एक सुपरस्टार रहेंगे या एक ऐसे विजनरी बनेंगे जिनकी सोच आने वाली जनरेशन को गाइड करेगी। अब आपकी बारी है सोचने की। आपको क्या लगता है, क्या यश टॉक्सिक के साथ केजीएफ से भी बड़ा इंपैक्ट बना पाएंगे या उनकी असली ताकत लॉन्ग टर्म लीगेसी में छुपी है? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप एनालिटिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।